नमस्कार। आज मैं कक्षा 11 के हिंदी की किताब के गद्य विभाग के पाठ 7 रजनी पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं एक फ्लैट, सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ जो कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच, मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ जो उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित पटकथाएं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण है। इनको प्रमुख सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी के उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन जो छठे दशक में था में नया मोड़ आया। उन्हें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज में विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों विशेष आत्मीय आंदोलन अंदाज में अभिव्यक्त हुआ। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया। यहाँ पर इन्होंने रजनी कहानी लिखा है जो एक पटकथा है। पटकथा अर्थात जो पर्दे के लिए लिखा गया कथा हो। पर्दे यानी कि दूरदर्शन पर दिखाया जाए या पर्दे पे किसी भी तरह दिखाया जाए। तो रजनी एक धारावाहिक जो कभी दूरदर्शन नेशनल पे आया करता था। रजनी एक सशक्त महिला है जो विरोध कर सकती है किसी भी अन्याय के खिलाफ। रजनी के पड़ोस में एक अमित नाम का लड़का है जिसे उन्हें बहुत विशेष लगाव था। एक दिन वह जब अमित के घर गई तो अमित की माँ जो है बहुत खुश दिख रही थी और मिठाई बना रही थी। पूछने में पता चला कि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है। दोनों राह देख रही थी अमित की। तभी अमित जो है मुंह लटकाए हुए आया। पूछने पे पता चला कि उसके मैथ में नंबर कम आए। अमित जो था वो एक होशियार लड़का था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मैथ नंबर इसलिए कम आया क्योंकि उसने स्कूल में जो मैथ पढ़ाते थे उस टीचर से ट्यूशन नहीं ली, इसलिए उसके नंबर काट दिए गए। क्योंकि जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो बार बार अमित को अपने यहाँ ट्यूशन करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसने ट्यूशन उनके यहाँ नहीं पढ़ा, जिसके कारण उसके नंबर परीक्षा में काट लिए। जब रजनी ने उस अमित का रिजल्ट देखा तो बाकी विषयों में उसके अच्छे नंबर थे, सिर्फ मैथ में 72 नंबर थे। उसकी माँ जिनका नाम लीलाबेन था, उसे बोली कि इसके लिए आप स्कूल में शिकायत करो, लेकिन वह डरती थी कि लड़का वहीं पढ़ने वाला है, अगर शिकायत करेंगे तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा स्कूल में। यह कह के वो बात टाल देती है। इसी पर रजनी गुस्सा हो जाती है और उसके घर से चली जाती है। दूसरे दिन वह स्कूल में हेड मास्टर से मिलने जाती है अमित के, और कहती है कि उसका मैथ का पेपर पूरा अच्छा गया था तो नंबर कहाँ कटा मुझे देखना है। लेकिन हेड मास्टर ने बोला कि वार्षिक परीक्षा की कॉपियाँ दिखाई नहीं जाती है। रजनी ने तब हेड मास्टर से बताया कि ये आपके स्कूल में जो शिक्षक हैं वो
ट्यूशन के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती करते हैं। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ते उनके यहाँ बच्चे तो उनके नंबर काट लेते हैं। तो हेड मास्टर ने बोला कि अभी तक ऐसा कोई शिकायत आया नहीं है और मैं ऐसा कुछ करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, जांच करने के लिए, यहाँ से निकल जाइए। बोले आप, रजनी ने कहा आप उस शिक्षक को निकालिए, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? बोले कोई भी अभी तक शिकायत नहीं की है, तो एक की शिकायत पे मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले अब रजनी यह कह के वहाँ से चली आती है कि अब शिकायतों की ढेर लग जाएगी, आप चिंता मत करिए। ऐसा कह के दूसरे दिन वह जो जिलाधिकारी थे, शिक्षा अधिकारी, उनके ऑफिस में गई और वहाँ पर जब उन्होंने कंप्लेन किया उस स्कूल के खिलाफ़ कि आजकल शिक्षा के नाम पर व्यवसाय हो रहा है, शिक्षक जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती करते हैं और जो नहीं पढ़ते उनके यहाँ उनके नंबर काट लेते हैं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने भी वही बात कही कि कोई आज तक शिकायत नहीं किया है। यह कह के जब वहाँ पे भी कोई बात नहीं बनी तो वो बाहर आई और कुछ जो अभिभावक थे उनसे संपर्क किया और 3-4 जन मिलके अगले दिन वह अखबार के ऑफिस में गई जहाँ पे अखबार छपता है और संपादक से मिली और ये खबर छापने के लिए कहा। संपादक तैयार हो गया और यह भी खबर छपवा दी साथ में कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक भाग लें, क्योंकि बिना आंदोलन के कोई भी सुनवाई नहीं होती। क्योंकि वह जहाँ भी जाती थी सब यही कहते थे कि कोई भी शिकायत नहीं किया। और अगले दिन देखा कि बहुत सारे जो अभिभावक थे, बच्चों के मम्मी पापा, वो साथ में मिल गए और वह एक रैली निकाली और जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के सामने जाकर धरना दिया और उनके सामने एक शर्त रखी कि ट्यूशन जो है माँ जो है, बहुत सारी माँ पढ़ी लिखी नहीं होती और घर के कामों से भी उनको फुर्सत नहीं मिलती और पिताजी दिन भर बाहर काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं या फिर उनको घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती पढ़ाने की, इसलिए ट्यूशन करते हैं। लेकिन ट्यूशन करे बच्चे, लेकिन जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल के जो शिक्षक हैं वो उस बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता है तो बच्चे के साथ पक्षपात नहीं होगा। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहीं पे नंबर मतलब परीक्षा में दी जाती है और न पढ़ने पर उनके नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए यह नियम लगाया जाए कि जिस स्कूल में जो पढ़ाता है वो इस स्कूल के बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, दूसरे स्कूल के बच्चे को पढ़ाएगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में वेतन कम मिलता है, जिससे शिक्षक का जो है गुजारा, जो उनका पैसे की वजह से जो काम है वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए ट्यूशन भी उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए ट्यूशन तो करें, लेकिन जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं उस विद्यालय में ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा वो शर्त रख के धरना दिया। अगले दिन जब सुबह सुबह अखबार आया तो रजनी के जो पति थे, जिनका नाम रवि था, उन्होंने अखबार में रजनी का फ़ोटो देखा और फ़ोटो देखते ही रजनी को आवाज़ दी और बोले कि जो तुम लोगों ने शर्त रखी थी उसे जिला मजिस्ट्रेट शिक्षणाधिकारी ने उसे मान लिया है, वैसे का वैसे ही मान लिया है। यह देखकर रजनी बहुत खुश हुई और रजनी के पति को भी अपनी पत्नी पर गर्व हुआ और रजनी ने कहा कि अगर किसी भी जो हमारे समाज में गलत काम हो रहा है उसका हमें विरोध करना चाहिए, हम विरोध करेंगे तभी उसका निराकरण निकलेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। उससे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा था, शिक्षा के नाम पर जो पक्षपात हो रहा था, उसे दूर करने के लिए आंदोलन किया और उसमें सफल भी रही। क्योंकि ये बच्चे जो है समाज की नींव होते हैं, उनके मन में बचपन से ही ऐसी धारणा बैठ जाए कि पैसे की बल पे सब कुछ होता है, तो आगे चल के वह समाज के लिए
अच्छा नहीं होता है। इसलिए उसने एक कदम उठाया। पहले तो उसके पति ने मना भी किया था कि हमारा बच्चा तो है नहीं, तुम्हें इस झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रजनी ने हार नहीं मानी और आंदोलन में सफल पाई और समाज में एक हो रहे गलत काम को उसने ख़त्म करवाया। इसी तरह समाज में जो भी कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। धन्यवाद।